आज हम लोग पर्दा उठाने वाले हैं प्रीपोजिशन से। यकीन मानिए बड़ा ही मिस्टीरियस टॉपिक है, लेकिन आप ये वीडियो पूरा देखिए और आपको एक अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा प्रीपोजिशन के। दो चीज़ों पे आज हम लोग प्रीपोजिशन पे यहाँ पे बात करेंगे। पहली बात कि प्रीपोजिशन का कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना है। जब प्रीपोजिशन की बात आती है तो हम लोग पढ़ाई शुरू कर देते हैं, कहाँ इन का प्रयोग होगा, कहाँ एट का प्रयोग होगा, कहाँ टू का प्रयोग होगा, कहाँ ऑन का प्रयोग होगा, कहाँ विथ का प्रयोग होगा, कहाँ अक्रॉस का प्रयोग होगा, कहाँ अबाउट का प्रयोग होगा, कहाँ अप का प्रयोग होगा एंड सो ऑन। सबसे पहली बात, कहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा और कहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। और दूसरी बात, बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है, प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में कब आता है। क्या ये शुरू में भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, आता ही है। तो इन दोनों बिंदुओं पे प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में कब आता है और प्रीपोजिशन कहाँ प्रयोग होता है और कहाँ प्रयोग नहीं होता है, उसका आज आपको बहुत ही अलग तरह का कॉन्सेप्ट मिलेगा। आपको बस एक काम करना है, आप जानते हैं वीडियो को पूरे अंत तक देखना है और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो चलिए अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। और चलिए सबसे पहले प्रीपोजिशन को समझिए। तो बउआ मेरे, प्रीपोजिशन समझाने के पहले मुझे काफ़ी चीज़ों को आपको समझाना होगा। आप बस पेशेंस मार के बैठे रहिए और चीज़ों को ध्यान से सुनिए। देखिए बुआ, प्रीपोजिशन का रिश्ता दो चीज़ से होता है, या तो नाउन से या वर्ब से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वर्ब को कैच करते हैं। वर्ब दो टाइप के होते हैं, समझिएगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आप में से कई लोग इस नाम को पहले से जानते होंगे और कई लोगों ने इसे कई अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा। मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बिल्कुल एक अलग तरीके से कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, ध्यान से बात को सुनना है। देखिए ट्रांजिटिव, मैं दो चार एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे ट्रांजिटिव में मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ईट ट्रांजिटिव है, हिट ट्रांजिटिव है, स्कॉल्ड ट्रांजिटिव है, वॉश कपड़े धोना, वॉश भी ट्रांजिटिव है। ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने जो भी यहाँ पे वर्ड बोले, ठीक है, जैसे इट बोला, ठीक है, वॉश बोला, हिट बोला, स्कॉल्ड बोला, इस चारों में से किसी भी काम को आप अकेले नहीं कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या कोई ना कोई दूसरा वस्तु चाहिए। खाएंगे तो कोई ना कोई वस्तु तो चाहिए, ठीक है। अब खाने वाला व्यक्ति भी खा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वस्तु तो कम से कम चाहिए। अगर आप किसी को डांटते हैं तो डांटने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति तो चाहिए। अगर आप कोई चीज़ वॉश करते हैं, धोते हैं, या किसी को ही धोते हैं तो वॉश करने के लिए दूसरा व्यक्ति या वस्तु चाहिए। हिट का अर्थ क्या होता है? मारना, मारने के लिए कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु तो चाहिए। ये काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। यही होता है ट्रांजिटिव। बहुत ध्यान देना है बउआ। ट्रांजिटिव वर्ब वह कार्य होता है जो आप बिना किसी व्यक्ति या बिना किसी वस्तु की सहायता के खुद अकेले नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे तो इंट्रांजिटिव, बिल्कुल इंट्रांजिटिव जो आप अकेले कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, लाफ, क्राई, स्लीप और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हंसने के लिए आपको क्या बारात चाहिए? अकेले खड़ा होकर हंस लीजिए, हा हा करके हंस लीजिए, हो जाएगा। अकेले आप ये काम कर सकते हैं। क्राई का अर्थ क्या होता है? चिल्लाना। अकेले रोड पे खड़ा होकर चिल्लाइए, कौन मना किया है? स्लीप का अर्थ क्या होता है? सोना। कहीं जाके सो जाइए। अभी आप ये नहीं बोल सकते नहीं हमको तो पलंग चाहिए सोने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है भाई। आप कहीं जाके सो जाइए ना, अस्तबल में जाकर सो जाइए, रोड पे जाकर सो जाइए, सो सकते हैं। ये है इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ये बहुत ज़रूरी है, वो पूरे पढ़ाई का बेस है। और वीडियो जंप नहीं कीजिए प्लीज़, क्योंकि गजब आपको बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट आज मिलने वाला है। आज ये जो अलग कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा ना, ये आपको लाइफ टाइम फ़ायदा करेगा। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बस ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको क्लियर हो गया बुआ? अब समझिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है बुआ जी, ये प्रीपोजिशन का यूज नहीं करता है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए गौर से, और वीडियो को यहाँ पे पॉज नहीं करना है, ध्यान से पूरी बात को सुनना है। ट्रांजिटिव आम तौर पे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करता है। जनरली ट्रांजिटिव वर्ब्स अवॉइड प्रीपोजिशन बिकॉज दे पुट एन ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर देम। वो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेता है। जैसे आई ईट अ केक,
राम इट्स मैंगो। ये सब आराम से अपने बाद ऑब्जेक्ट रख लेंगे, वहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं रहेगा। लेकिन इंट्रांजिटिव बउआ को अपने बाद प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ये अकेले ले नहीं सकते हैं। जैसे आई स्लिप इन बेड, इन लगाना पड़ा ना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो आपके पास वर्ड हैं, आज से आप पहले उनको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में बांट लेंगे। बस यही सोचना है कि ये काम आप अकेले कर सकते हैं या नहीं। अभी बात को आगे देखिएगा। अब यहाँ पे आता है हमारा रूल नंबर 2। पहला रूल नोट कर लीजिए, ट्रांजिटिव के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा और इंट्रांजिटिव के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। क्लियर। अब आते हैं रूल नंबर 2, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हर एक ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसका एक पार्टिकुलर यूज है। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। जैसे एक वर्ड है आस्क, ASK। आस्क का अर्थ क्या होता है? पूछना। अच्छा, पूछेंगे आप किससे? सजीव से या निर्जीव से? सीधी सी बात है, कोई किसी ना किसी सजीव से ही पूछेगा ना। तो जब आस्क के बाद सजीव आएगा ना, तो ये प्रीपोजिशन नहीं लेगा। और आस्क के बाद आप निर्जीव लेके आएंगे, मतलब वो शब्द जिसके लिए बना था, आप उसके अलावा कोई दूसरा सेक्शन लेके आ रहे हैं, तो प्रीपोजिशन लेने लगेगा। ध्यान से बात को सुनिएगा। जैसे आई आस्क्ड हिम, देखिए हिम आ गया ना। आई आस्क्ड माई टीचर, माई टीचर सजीव है। लेकिन आई आस्क्ड ए बुक, कभी ऐसा हो सकता है किताब से पूछा, तो आई आस्क्ड फॉर अ बुक। देखिए यहाँ पे फॉर लगाना पड़ा ना, तो यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे बुक क्या था? निर्जीव था। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। राइट, अच्छा अकेले तो नहीं लिखेंगे ना कोई वस्तु चाहिए लिखने के लिए। राइट आपका जो है वो आपका इंट्रांजिटिव है, सॉरी आपका राइट जो है आपका ट्रांजिटिव है, क्योंकि कोई ना कोई वस्तु लेके लिखेंगे ना। तो राइट, अच्छा लिखेंगे क्या? सजीव या निर्जीव? लिखेंगे तो लिखने वाली चीज़ तो निर्जीव होगी ना। आप पत्र लिख सकते हैं, पोइम लिख सकते हैं, अब आप स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है, शेरो शायरी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सब निर्जीव होगा। तो अगर राइट के बाद निर्जीव आएगा, देखिएगा प्रीपोजिशन नहीं लेगा, और राइट के बाद सजीव आएगा तो प्रीपोजिशन लेने लगेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, ध्यान से देखिए। ही रोट अ लेटर, नो प्रीपोजिशन। ही रोट टू हिज फादर, प्रीपोजिशन। पिताजी क्या हो गए? सजीव हो गए। अब समझ में आया? तो ट्रांजिटिव वर्ड प्रीपोजिशन प्रयोग तब करते हैं जब आप उनके बेसिक यूजेज में परिवर्तन करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। इसी को कुछ किताब ऐसे कहते हैं कि इसका इंट्रांजिटिव के रूप में प्रयोग हो गया। आपको तो समझ में आ गया, समझ में आने से मतलब होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अभी वो एक पॉइंट और है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आपका आप नोट कर लेंगे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप वहाँ पे लिख लेंगे कि इफ़ वी चेंज द बेसिक रूल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब और इफ़ वी यूज ट्रांजिटिव एज एन intransitive इट टेक्स प्रीपोजिशन। ठीक है। तीसरा रूल देखिए, दो तरह के वर्ड होते हैं। एक वर्ड है CSEE और एक वर्ड है लुक, एक LOOK। क्या फ़र्क है दोनों में बुआ? देखिए, सी उस चीज़ को कहते हैं जो आपने बस देखा, आपका आँख उस पर गया, आपने देखा और वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, वो आपको लंबे समय तक याद रहने वाला नहीं है। जैसे ऐसा कई बार होता है कि हम लोग बाहर से आते हैं, कोई पूछता है दुकान खुला था, हम लोग कहते हैं अरे ध्यान में तो नहीं है, ध्यान नहीं दिए। अच्छा, बाहर से आए हैं, देखे तो होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे। और लुक का अर्थ क्या होता है? क्लास में टीचर बोलता है लुक एट द बोर्ड, तो लुक का अर्थ क्या होता है? ध्यान देना। ऐसे करके ऐसे देखते हैं ना। तो देखिए, सी और लुक दो वर्ड आपके पास है। लुक में क्या है? डायरेक्शन है, फोकस है। सी क्या है? अनफोकस है। ऐसे रोड पे चल रहे हैं, ऐसे 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 देख रहे हैं, सब सी हो जाएगा। ठीक है। लुक सीधे देख रहे हैं। दो और वर्ड आपके पास में देता हूँ, हेयर और लिसन। हियर यानी भी होता है सुनना, लिसन यानी भी होता है सुनना। आपको फर्क समझ में तुरंत आ रहा होगा। हियर होता है जो आप रोड पे चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं जिसको आप याद नहीं रखना चाहते हैं। कोई आदमी किसी से बात कर रहा है, कोई गाड़ी अपना हॉर्न बजा रहा है, कहीं कोई गाना बज रहा है। लेकिन लिसन, आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो क्या करते हैं? लिसन। समझ में आ रहा है? गौर से देखिएगा, जो डायरेक्शन देने वाले वर्ड होते हैं ना, जैसे आपका लुक हो गया, लिसन हो गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन लगता है, लिसन टू द न्यूज़। लेकिन हियर के बाद या सी के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो इफ़ देयर इज़ अ वर्ड विथ अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इट यूजेज प्रीपोजिशन।
वह प्रीपोजिशन का प्रयोग करता है। क्लियर हो गया? 3 रूल आपके सामने। प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। इंट्रांजेटिव में नहीं लगता है, ट्रांजेटिव में लगता है, लेकिन ट्रांजेटिव के 2 कंडीशन, सॉरी इंट्रांजेटिव में लगता है, ट्रांजेटिव में नहीं लगता है, और ट्रांजेटिव के 2 कंडीशन आपके सामने हैं। क्लियर है? अब चलिए, ये पहला सेक्शन हमने क्लियर कर लिया कि कहाँ प्रीपोजिशन लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, और ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव का एक अनोखा कॉन्सेप्ट भी हमने ले लिया। अब अगला हमारा प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा पॉइंट है, कब प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में अथवा शुरू में होता है। दोनों एक ही है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई को करेंगे, थोड़ा डीपली जाएंगे ना, तो प्रीपोजिशन के बाद पोस्ट पोजिशन भी लिखा जाता है, और इन दोनों को मिला के ऐड पोजिशन लिखा जाता है, और इस कुल तीनों शब्द को मिला के प्रीपोजिशन में ही हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। ज़्यादा नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज के बाद कोई पोस्ट पोजिशन या ऐड पोजिशन नाम का भारी भरकम वर्ड बोलता है तो कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब एक ही है। ठीक है? अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ 3 कंडीशन। पहली कंडीशन पहले समझ लीजिए। ठीक है? एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए, व्हाट आर यू थिंकिंग, एक सेंटेंस है। ये वाक्य पूरी तरह सही है अगर वाक्य इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ है, तो उसके अंत में प्रीपोजिशन रह सकता है, उसका यूज कहीं और हो जाता है। जैसे ये वाक्य तो आपने देख लिया पूरी तरह से, ये एक और वाक्य देखिए। ठीक है? यू आर थिंकिंग ऑफ व्हाट, देखिएगा ध्यान से, यू आर थिंकिंग ऑफ व्हाट, ये भी एक वाक्य है। अब इसमें ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या है? WH वर्ड, यानी कि व्हाट। इसको पलट के ऐसे लिखा जा सकता है, फिर से देखिए आपके सामने, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। सेम सेंटेंस है, कोई फ़र्क नहीं है जो आपने अभी देखा और जो आप अभी देख रहे हैं, दोनों सेंटेंस व्हाट को लास्ट में रखिए, शुरू में रखिए, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन प्रीपोजिशन अंत में आ गया, यही होता है। तो अगर कहा जाता है, किताबों में लिखता है कि अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सवाल के लिए, तो वाक्य के अंत में यह रह सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट आर यू थिंकिंग का इस्तेमाल अलग जगह करते हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ का इस्तेमाल अलग जगह करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अभी आप समझ लीजिए कि दोनों वाक्य सही हैं। तो आज के बाद से अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि जो 7 WH वर्ड हैं, उनसे कोई भी अगर वाक्य शुरू है और वो प्रीपोजिशन पे अंत हो रहा है, उसको आपको काटना नहीं है। पहला लाइन क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। दूसरा पॉइंट, अच्छा, इसको अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो पॉइंट 1 लिख लीजिएगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन द सेंटेंस मे एंड विथ प्रीपोजिशन। क्लियर हो गया? चलिए, एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा आप वहाँ पे, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट और है, दोनों पे बहुत ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, ध्यान से। कहा जाता है कि इफ देयर इज रिलेटिव प्रोनाउन इन अ सेंटेंस द सेंटेंस मे एंड विथ प्रीपोजिशन। ध्यान से देखिएगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कमेंट करेंगे, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन होता है यही WH वर्ड, और एक और वर्ड होता है दैट, कि जब 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने लगते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं एक वाक्य आपको देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आई नो दैट यू आर राम, आपके सामने लिखा हुआ है। इस वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? दैट है। ये वाक्य पूरी तरह सही है, इसके अंत में प्रीपोजिशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? अगला वाक्य मैं आपको देता हूँ। ठीक है? ध्यान से देखा जाए, हियर इज द बुक दैट यू आस्क्ड। ध्यान से देखा जाए, हियर इज द बुक दैट यू आस्क्ड। आप दोनों वाक्य में फ़र्क देख लीजिए। पहले में दैट के पहले क्या था? आई नो, वहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं था। यहाँ पे दैट के पहले क्या है? बुक। और आगे जो अंत हो रहा है वो किस पे? आस्क पे अंत हो रहा है। आस्क कैसा है? ट्रांजेटिव वर्ब है। अब आस्क किया होगा तो आस्क किससे किया होगा? कोई व्यक्ति यहाँ पे है? नहीं है। अब आस्क अपना प्रभाव किस पे देगा? समझने वाली बात है, यहाँ पे आपको थोड़ी देर समझना है। अगर वाक्य के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन मौजूद है, 2 क्लॉज हैं, तो दूसरे क्लॉज का अंत देखना होगा कि अगर वो ट्रांजेटिव वर्ब से है तो उस ट्रांजेटिव वर्ब का प्रभाव किस पे जा रहा है? प्रभाव जा रहा है बुक पे।
आपको पहले ही पढ़ाया गया है कि अगर आस्क के बाद बुक आएगा, निर्जीव आएगा, तो वहाँ क्या देना पड़ेगा, प्रपोजिशन। ये वाक्य गलत है, इसको लिखना पड़ेगा हियर इज द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर। बना ना। अगर यहीं पे सजीव होता तो प्रीपोजिशन नहीं देते। समझ में आ रहा है। अगर वाक्य के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन मौजूद है, ध्यान से देखा जाएगा, इफ़ देयर इज रिलेटिव प्रोनाउन प्रेजेंट इन बिटवीन अ सेंटेंस एंड द सेकेंड क्लॉज एंड्स विथ ट्रांजिटिव वर्ब, वी मस्ट हैव द इफेक्ट गेनिंग वर्ड। इफ दैट वर्ड डज नॉट सपोर्ट देन देयर मस्ट बी अ प्रीपोजिशन। अर्थात आपको देखना पड़ेगा कि ये जो शब्द है, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, सजीव के लिए है या निर्जीव के लिए है। अगर सजीव के लिए और वहाँ पे सजीव ही उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्जीव के लिए है, निर्जीव मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आस्क के लिए वहाँ पे क्या दिया गया था, बुक, आपको वहाँ प्रीपोजिशन देना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ध्यान से देखा जाएगा। देखिए आपके सामने सेंटेंस है, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड। अब देखिए, लिव और हाउस, लिव और हाउस में क्या रिश्ता है? कभी लिव और हाउस में कोई रिश्ता है? लिव एक ऐसा वर्ड है, रहना, ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा, जो अपने आप में इंट्रांजिटिव है। आप अकेले भी रह सकते हैं, तो इंट्रांजिटिव को तो प्रीपोजिशन लेना ही लेना है किसी सूरत में, और सजीव हो या निर्जीव हो। ये वाक्य गलत हो गया। अब लिव, वहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, दिस इज़ द हाउस वेयर आई लिव्ड इन। देखिए, लिव इन हाउस हो गया ना। यही ध्यान में आपको देखना है। ध्यान से इस पूरे पॉइंट को देखिए, सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर बीच में रिलेटिव प्रोनाउन है, बाद वाला क्लॉज अंत इंट्रांजिटिव से हो रहा है, तब तो आपको प्रीपोजिशन लगाना है। ट्रांजिटिव से हो रहा है तो देखना है कि वो सजीव के लिए है या निर्जीव के लिए है। अगर चेंज करके दिया गया है सजीव वाले वर्ड के साथ निर्जीव, तो प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था पूरा वीडियो देखिएगा। शुरुआत का जो पॉइंट नहीं समझे होंगे, पॉइंट नंबर 2, उनको यहाँ समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। बड़ा ही अच्छा ट्रिक है, बस आपको समझना है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा, बहुत जगह लिखा गया है कि इफ़ एनी सेंटेंस एंड्स विथ इन्फिनिटिव 2 + वर्ब 1 इट मस्ट हैव अ प्रीपोजिशन एट द एंड। ऐसा भी नहीं है, पूरी तरह चीज़ों को देखा जाएगा। मैं 2 सेंटेंस देता हूँ, ध्यान से देखा जाएगा। दोनों सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आई बॉट अ केक टू इट। आई बॉट अ केक टू इट। अब देखिए, अंतिम वाला वर्ब उठाइए, इट और केक। इट को वर्ब ले लीजिए और केक को ऑब्जेक्ट ले लीजिए, और कोई एक रैंडम सब्जेक्ट अपने मन से लगा लीजिए। आई ईट केक। देखिए, ये एक वाक्य बना कि नहीं बना? वाक्य बन गया, पूरी तरह ग्रामेटिकल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य पूरी तरह करेक्ट है। अब एक और वाक्य देखिए, मैं आपको देता हूँ। दिस इज़ अ नाइस होटल टू स्टे। दिस इज़ अ नाइस होटल टू स्टे। चलिए फिर वही काम करते हैं। अंतिम वाला वर्ब लेते हैं स्टे, और ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं, होटल। दिखा, ले लिया मैंने दोनों, जैसे पिछले बार किए थे। एक रैंडम सब्जेक्ट अपने मन से ले लिया, आई स्टे होटल। क्या ये वाक्य बन रहा है? मैं पूछता हूँ, क्या ये वाक्य बन रहा है? नहीं। आई स्टे एट अ होटल या फिर एट होटल होगा, यानी यहाँ प्रीपोजिशन मिसिंग है, तो सेकेंड सेंटेंस गलत है। वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। वहाँ लिखेंगे दिस इज़ अ नाइस होटल टू स्टे एट। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। आई हैव अ पेन टू राइट। आप बताइए, वाक्य गलत है या सही है? पढ़ के तो अच्छा लग रहा है। आई हैव अ पेन टू राइट, अंतिम वर्ब लीजिए, राइट पेन। आई राइट पेन। क्या ये वाक्य सही है? गलत है। आई राइट विथ पेन, यानी कि उस वाक्य में क्या मिसिंग था? विथ। वहाँ पे विथ लगा लीजिए। आई हैव अ पेन टू राइट विथ। समझ में आया? अगर शब्द का अंत वाक्य का अंत 2 + वर्ब 1 से हो रहा है, तो अंतिम वाले वर्ब को उठाना है, और जो 2 + वर्ब 1 के पहले का नाउन था उसको उठाना है और उसको ऑब्जेक्ट बना देना है, और देखना है कि वाक्य बन रहा है या नहीं। सब्जेक्ट अपने मन से कोई आप रैंडम ले सकते हैं चेक करने के लिए। अगर वहाँ प्रीपोजिशन की आवश्यकता हो रही है तो आपको वहाँ पे WH, वहाँ पे आपको प्रीपोजिशन देना पड़ेगा मूल वाक्य में। आवश्यकता नहीं है तो नहीं देना होगा। ये जो तीनों कंडीशन है, जिसमें प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में है या प्रीपोजिशन वाक्य के शुरू में भी हो सकता है। कंडीशन यही है, सारे कंडीशन में प्रीपोजिशन को वाक्य के शुरू में रखा जा सकता है, इन्हीं तीनों कंडीशन में। तो ये 3 कंडीशन हैं जब प्रीपोजिशन पोस्ट पोजिशन भी बन सकता है, वो शुरू में भी रह सकता है और लास्ट में भी रह सकता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
ये वीडियो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। अगर समझ में आ गया बुआ तो प्रीपोजिशन को आप एकदम ऐसे बना दीजिएगा। हालांकि मैं अभी इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। प्रीपोजिशन के आगे जो भी और भी वीडियो जैसे इनके कुछ खास यूजेज हैं, ऑन के, विथ के जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और डेली लाइफ के यूजेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। आपका 2 काम है, अगर समझ में आया तो भी कमेंट करेंगे, नहीं आया तो भी कमेंट करेंगे। नहीं आया तो उस सेक्शन को बताएंगे कहाँ समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझाऊंगा, ये बहुत ही काम की चीज़ है। और समझ में आया तो लाइक भी करेंगे बुआ, कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है। कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्लियर है। अगले वीडियो का इंतजार किया जाए, अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स।